गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आज एग्रोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। देखिए, ऐसा मेरा मानना है ना कि जब तक आप जो टर्मिनोलॉजी है वो क्लियर नहीं कर पाएंगे, तब तक आपको एग्रोनॉमी या फिर आप कोई भी सब्जेक्ट्स पढ़ लो, आपको क्लियर नहीं हो पाएगा, 100% कभी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको कैश क्रॉप का मतलब पता ही नहीं होगा, ठीक, रिले क्रॉप का मतलब नहीं पता होगा, तब तक आप चीज़ों को नहीं समझ सकते। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हो। हाँ, वहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, डिफाइन, और कुछ टर्म दे देंगे, उसको आपको डिफाइन करना पड़ेगा विथ एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो फ्रेंड्स, मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको भी नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहाँ पे मैं आपको ये पीपीटी भी शेयर कर दूंगा, आप जाके डाउनलोड करके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। और जब तक आप लेक्चर को नहीं समझेंगे ना, तब तक आपको नोट्स क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए एक बार आप पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए, फिर जाके नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़िएगा। ठीक है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग क्रॉप को डिस्कस करने चाहेंगे वो है आपका एरेबल क्रॉप। अब देखिए, जब भी आप एरेबल क्रॉप्स को कहीं लिखा हुआ पढ़ेंगे तो इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये वो क्रॉप होते हैं जिनको हम कल्टीवेट करने से पहले पूरे फील्ड को अच्छे तरीके से टिलेज करते हैं, अच्छे तरीके से उसमें रीजन फरो बनाते हैं, फिर जाके हम इस टाइप के क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। दैट मीन्स कि एरेबल क्रॉप ये वो टाइप के क्रॉप होते हैं जिनको कल्टीवेट करने से पहले हमको अच्छे खासे फील्ड को मैनेजमेंट करना पड़ता है। आप उसमें टिलेज करेंगे, उसमें जाके रीजन फरो बनाएंगे, फिर जाके इस टाइप के क्रॉप को कल्टीवेट करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि वो क्रॉप जिनको कल्टीवेट करने से पहले हम पूरे फील्ड को अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करते हैं, फिर जाके क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। तो इस टाइप की क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? एरेबल क्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया? पोटैटो। कभी देखा आपने कि पोटैटो को ऐसे हम फील्ड में छोड़ दिए तो वो वहाँ से पोटैटो निकल जाएगा? नहीं, आपको पोटैटो को कल्टीवेट करने से पहले पूरे फील्ड को टिलेज करना पड़ेगा, उसमें जो वीड है उसको हटाना पड़ेगा, जो छोटे छोटे कंकर पत्थर है उसको हटाना पड़ेगा, फिर आप उसमें प्रॉपर वे में रीजन फर बनाओगे, उसके बाद जाके इसको कल्टीवेट करेंगे। फिर टोबैको में अच्छा खासा फील्ड को मैनेजमेंट करना पड़ता है, शुगर केन, मेज और भी इनके कुछ एग्जाम्पल हैं। तो एरेबल क्रॉप का मतलब हो सो आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है। हम लोग अब दूसरा क्रॉप्स के बारे में बात करते हैं, जो है आपका एले क्रॉप। एले क्रॉप का मतलब क्या होता है? पहले तो आप इस फोटोग्राफ को देखिए और समझिए कि आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि साइड साइड में बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज लगे हुए हैं और इनके बीच में जो रास्ता बच गया, इस पर हमने क्या किया है? क्रॉप को कल्टीवेट कर दिया है। इसके एडवांटेज क्या मिलेंगे? सबसे पहला तो ये जो क्रॉप है उनको जो विंड वेलोसिटी होंगे, अगर हाई हो गया तो उससे प्रोटेक्ट मिलेगा, है ना। अरे भाई, आपने क्रॉप को बीच में कल्टीवेट किया है और साइड साइड में ट्रीज लगे हुए हैं, तो पहले जो हवा बहुत तेज से आएगी वो यहाँ तक उतना स्पीड से नहीं पहुँच पाएगा। इनके विंड वेलोसिटी को ये क्या करेंगे? रिड्यूस कर देंगे। दूसरी बात कि इनके जो लीफ हैं वो अगर ड्रॉप होते हैं नीचे की तरफ तो क्या होगा? ये एज अ बाद में डिकम्पोज होके इनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? तो इनके ये एडवांटेज हैं। तो कुल मिला के एले क्रॉप ये वो क्रॉप होते हैं जिनके साइड साइड में क्या होते हैं? ट्रीज़ के काफ़ी रोज लगे होते हैं और उनके बीच में हम क्या करते हैं? जो स्पेस बचा होता है उसमें हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। इसमें आप एरेबल क्रॉप लगा दीजिए, है ना। जैसे पोटैटो वगैरह आप इसमें लगा सकते हो, मेज़ लगा सकते हो। ठीक है ना। तो इस टाइप के क्रॉप को हम क्या बोलते हैं? एले क्रॉप बोलते हैं। ठीक है, लिखा हुआ पढ़ लीजिएगा, पीपीटी आपको हम शेयर कर देंगे। तो यूकैलिप्टस हो गया, सुबाबुल हो गया, केसिया हो गया, ये यहाँ पे कल्टीवेट होते हैं साइड साइड में। ठीक है, और बीच में आप क्या करेंगे? बीच में आप एरेबल क्रॉप को कल्टीवेट कर देंगे, जैसे कि पोटैटो वगैरह। ठीक है, होप तो समझ में आया होगा आपको कि क्या होता है एले क्रॉपिंग। ना थर्ड हम बात करते हैं ऑगमेंटिंग क्रॉप्स। ये ऑगमेंटिंग क्रॉप्स क्या होते हैं? तो भाई कुछ नहीं, ये वो क्रॉप होते हैं ना जिनको अगर आप साथ में लगा दोगे मेन क्रॉप के, तो ये उनके ईल्ड को बढ़ा देंगे, सप्लीमेंट कर देंगे ईल्ड को, जो आपके मेन क्रॉप्स है। जैसे कि एग्जांपल सब पता समझाता हूँ आपको। जैसे कि जापानीज मस्टर्ड है, उसके साथ में आप बरसिम लगा दीजिए, या फिर आप चाइनीज़ कैबेज है साथ में मस्टर्ड लगा दीजिए। तो अगर आप जापानीज़ मस्टर्ड के साथ में बरसिम लगाए हो तो ये क्या करेगा? सपोज इसको हम मेन क्रॉप मान के चलते हैं, तो जापानीज़ मस्टर्ड जो है वो बरसिम के ईल्ड को क्या करेगा? बढ़ा देगा। ठीक है,
जैसे फिर आपने अगर चाइनीज़ कैबेज के साथ में मस्टर्ड लगा दिया है तो क्या करेगा, मस्टर्ड के यील्ड को ये बढ़ा देगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑगमेंटिंग क्रॉप। दैट मीन्स कि वो क्रॉप होते हैं जो मेन क्रॉप के यील्ड को बढ़ा देते हैं। ठीक है। नो, हम बात करते हैं 4 टाइप के क्रॉप्स के, जिसका नाम है एवेन्यू क्रॉप। ये क्या होता है? तो सपोज़ आपको कोई फार्म है, ठीक है। इस फार्म में आप जाने के लिए रास्ते तो होंगे आपके पास, तो इस रास्ते के बगल में अगर मैं आप जो क्रॉप को लगा देते हो, मतलब ये वो क्रॉप होते हैं जिनको हम कल्टीवेट करते हैं फार्म रोड्स के या फिर फेंसेस में। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत सारी गाड़ी चल रही है वहाँ पे जाके लगा दिए साइड साइड में। ठीक है, ऐसा नहीं। जहाँ पे आप जो आपके फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म है, वहाँ पे आप जाके साइड साइड में लगा दीजिए, है ना। जो आपका फार्म रोड है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग एवेन्यू क्रॉप, जैसे कि अरहर हो गया, सीसल हो गया। नो, अब बात करते हैं बॉर्डर क्रॉप्स, बैरियर क्रॉप। इसको फिर हम गार्ड क्रॉप के नाम से भी जानते हैं। तो ये वो क्रॉप होते हैं जिनको आप कल्टीवेट कर देते हो, तो ये क्या करेगा कि जो विंड की स्पीड है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, साथ में जो एनिमल हैं उनको आने से रोकेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप जो चिकपी का फील्ड होता है ना, उसके साइड साइड में हम क्या करते हैं, सेफ फ्लावर को कल्टीवेट करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे थॉर्न लगे होते हैं, कांटे होते हैं इसमें। ठीक है, तो आप इसको अपनी चिक फील्ड के बगल में लगा दोगे, उसके चारों तरफ लगा दोगे, तो ये क्या करेगा, पहली बात कि एनिमल को अंदर आने नहीं देगा क्योंकि इसमें कांटे लगे हुए हैं। दूसरी बात क्या करेगा ये कि जो विंड की वेलोसिटी है उसको ये रेस्ट्रिक्ट कर देगा, रोक देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स इसको, अरे भाई बॉर्डर क्रॉप का सिंपल सा मतलब क्या होता है, हमारे जो देश पे क्या होते हैं, हमारे बॉर्डर पे सैनिक होते हैं, वो क्या करते हैं, जो बाहर के लोग आते हैं उनको रोक देते हैं, उनको अंदर आने नहीं देते। ठीक है, अगर लड़ाई हो गया तो उसको, वो हमारे देश को प्रोटेक्ट करते हैं। जस्ट ये वही वाला काम करते हैं कि अगर आपने क्रॉप, एक क्रॉप है, आपने यहाँ पे कुछ क्रॉप को कल्टीवेट कर दिया है और इसके बॉर्डर पे आपने कुछ बॉर्डर वाले क्रॉप को लगा, जैसे कि सेफ फ्लावर को कल्टीवेट कर दिया है, तो क्या करेंगे कि इसमें बहुत सारे थॉर्न लगे होते हैं, तो जो एनिमल्स है उसको अंदर आने नहीं देगा। और अगर बहुत तेज विंड वेलोसिटी आ रही है तो इसको ये रिड्यूस कर देगा। जैसे कि एग्जांपल, इतना अच्छा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे कि अगर चिप्पी को आपने कल्टीवेट किया है तो उसके साइड साइड में आप सेफ फ्लावर लगा दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे थॉर्न होते हैं, तो ये एनिमल को अंदर घुसने नहीं देगा और उसका विंड वेलोसिटी को ये रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बॉर्डर क्रॉप्स। नौ, आगे बात करते हैं हम लोग कैश क्रॉप। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये गलत फहमी है और वो सोचते क्या है कि भाई ये वो क्रॉप होते हैं जिनको हम सेल करते हैं और उससे हमको पैसा मिलता है, तो उसको बोलते हैं कैश क्रॉप। ठीक है, आप सही सोच रहे हो। तो भाई हम भी तो टोमेटो को सेल करते हैं, पोटैटो को भी सेल करते हैं, बट आपने कहीं पढ़ा है क्या कि टोमेटो पोटैटो आपका कैश क्रॉप में आता है? नहीं। आप जब भी पढ़ेंगे तो जूट पढ़ेंगे, कॉटन पढ़ेंगे, टोबैको पढ़ेंगे, शुगर केन पढ़ेंगे कि ये वो क्रॉप होते हैं जिनको हम कैश क्रॉप के रूप में काउंट करते हैं। लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा यार कि टोमेटो को हम कैश क्रॉप में ले रहे हैं, पोटैटो को कैश क्रॉप में ले रहे हैं, ऐसा नहीं पढ़ा। बट उसको भी तो हम सेल करके अच्छे खासे पैसा अर्न करते हैं, तो उसको हम कैश क्रॉप क्यों नहीं बोलते हैं? ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है मैं आपको यहाँ पे इसलिए दिखाया क्योंकि आप हर बुक में ये लिखा हुआ पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे सर कि कैश क्रॉप का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, तो याद रखिएगा, कैश क्रॉप का अगर प्रॉपर वे में डेफिनेशन को पूछे तो बोलिएगा ये वो क्रॉप होते हैं जिनका प्रोड्यूसर सरप्लस, है ना, प्रोड्यूसर सरप्लस जो होता है वो एट 100% होता है, जिसको हम खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ नहीं करते, जिसको हम उगाते ही हैं सेल पर्पस के लिए। जैसे कि आप जूट को ऐसा थोड़ा उगा के आप रख लेंगे, उसको उगा के आप क्या करेंगे, कल्टीवेट करके आप उसको हार्वेस्टिंग करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे, उसका पर्पस ही होता है सेलिंग करना। ठीक है, तो ये वो क्रॉप होते हैं जिनका प्रोड्यूसर सरप्लस 100% होता है। इस टाइप के क्रॉप्स को हम बोलते हैं कैश क्रॉप। समझ में आ गया? नो, आगे बात करते हैं हम लोग कैच क्रॉप या फिर कंटिजेंट क्रॉप, या इसको हम इमरजेंसी क्रॉप बोलते हैं। ये वो क्रॉप होते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए कि आपने कोई क्रॉप को कल्टीवेट किया था यहाँ पे। ठीक है, सपोज आपने कोई पेडी ही कल्टीवेट किया हुआ है, सीरियस क्रॉप को आपने कल्टीवेट किया, लेकिन किसी वजह से क्या हुआ, पूरा का पूरा फील्ड जो है वो ख़राब हो गया, मतलब एक भी फसल ग्रो नहीं किए। तो वो जो 2 सीज़न के बीच में गैप है, जैसे कि आपने खरीफ सीज़न में कल्टीवेट किया था और जस्ट उसके बाद रबी सीज़न आने वाला था, तो वो आपका, बट रबी सीज़न आने से पहले आपके क्रॉप्स क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ख़राब हो गए। तो 2 सीज़न के बीच में जो गैप है उसको फुलफ़िल करने के लिए हम यहाँ पे कुछ ऐसे टाइप के क्रॉप लगाते हैं जो कि बहुत फास्ट ग्रो करे, मतलब क्विक ग्रोइंग होना चाहिए। ठीक है ना, क्विक ग्रोइंग होना चाहिए। ये शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप होते हैं।
ठीक है, जिसको हम इमरजेंसी में लगाते हैं ताकि हमारा जो 2 सीज़न के बीच में गैप है वो फुलफिल हो सके और बहुत तेज़ी से ये ग्रो कर जाए, है ना। क्योंकि आपका मेन जो क्रॉप था वो तो ख़त्म हो चुका, तो वहाँ पे फील्ड तो खाली हो गया ना, तो उस फील्ड को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के क्रॉप लगा देते हैं और जो 2 सीज़न के बीच में जो गैप आ गया उनको फुलफिल करने के लिए हम लोग लगा देते हैं इमरजेंसी क्रॉप को। ये इमरजेंसी में लगाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी क्रॉप के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ग्रीन ग्राम लगा दीजिए, उड़द लगा दीजिए, कॉपी लगा दीजिए, अनियन लगा दीजिए, रेडिश लगा दीजिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, इनके ड्यूरेशन भी काफ़ी शॉर्ट होता है ना। समझ में आ गया। तो चलिए, मोनोकल्चर क्रॉपिंग ये क्या होता है। देखिए यहाँ से 3 क्रॉपिंग आएंगे और तीनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न लोगों को होता है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। देखिए मोनोकल्चर कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि किससे इंसान, जो सपोज़ मैं आपको ऐसा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि आपका एक दोस्त है, ठीक है, उनका कल्चर बहुत ही ख़राब है। अब बोलेंगे सर कि सर मेरे दोस्त का कल्चर तो काफ़ी अच्छा है। अरे भाई एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि आपके एक दोस्त है, उनका कल्चर ख़राब है, तो वो उनका कल्चर ख़राब कैसे हुआ भाई, वो इंसान गंदा कैसे हुआ, बदमाश कैसे हुआ, क्योंकि उसने बहुत बार कॉन्टिन्यूस वे में बदमाशी की होगी, तभी उस नाम के आगे लग गया कि भाई ये तो बदमाश बच्चा है। और कोई अच्छा बच्चा है दैट मीन्स कि वो बहुत अच्छा है, पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी अच्छा बिहेवियर उसका, दैट मीन्स उसने अच्छे काम करते आए होंगे, तभी तो उसका नाम अच्छे से लिया जाता है, अच्छे लोगों में गिना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका कल्चर अच्छा है, उसने अच्छा काम किया है। दैट मीन्स कि जो काम हम करते हैं कॉन्टिन्यूअस, वही हमारा क्या बन जाता है, कल्चर बन जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, लिखा हुआ बाद में पढ़िएगा, वो आपको पीपीटी में शेयर कर देंगे। आप वेस्ट बंगाल जाओगे ना, तो वेस्ट बंगाल में जो पेडी का कल्टीवेशन होता है वो तीनों सीजन में होता है, चाहे वो आपका खरीफ हो, चाहे वो रबी हो, चाहे वो जायद हो, है ना। हम लोग तीनों सीजन में वहाँ पे पेडी का कल्टीवेशन करते हैं। तो इनका डेफिनेशन क्या हो गया कि जब हम एक साल में किसी क्रॉप को रिपीटेड वे में करते हैं, जैसे बंगाल का आपको एग्जांपल लिया, वेस्ट बंगाल में क्या होता है, पेडी का कल्टीवेशन हम तीनों साल करते हैं। बट ध्यान में ये चीज रखिएगा, यहाँ पे हम वैरायटी को नहीं लेते, यहाँ पे हम कोई वैरायटी को नहीं देख रहे हैं, बस मुझे मिल गया पेडी, और पेडी को हम क्या कर रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं तीनों सीजन में, ठीक है, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो रबी हो, चाहे वो जायद हो। बट यहाँ पे हम वैरायटी को नहीं देख रहे हैं। तो जब भी आपके पास मोनोकल्चर का डेफिनेशन आ जाए, तो कुल मिला के आपको ये समझना है कि एक साल में हम किसी क्रॉप को रिपीटेड वे में वहाँ पे हम कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं मोनोकल्चर क्रॉपिंग, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे हम बताते हैं दूसरा टाइप का, जो है आपका मोनोक्रॉपिंग। इसलिए मैं बोला ध्यान से समझिएगा, बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं। अगर मैं बोलूँ आपको कि भाई मुझे बता कि मोनोक्रॉपिंग क्या हुआ, आपको तो मोनोकल्चर समझा दिया क्या होता है, अब बताओ मुझे मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। तो देखिए मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक साल में आपने रिपीटेड वे में नहीं, एक साल में केवल आपने पेडी का कल्टीवेशन एक बार किया, ठीक है। एक क्रॉप जो था, मतलब सपोज आपने पेडी का एग्जांपल लिया, तो पेडी को आपने पूरे साल में केवल एक बार ही कल्टीवेट किया, तो उसको हम बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। और इनके क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितने हो जाएंगे, ऑफ कोर्स 100। इनका फॉर्मूला पता है आप नहीं आपको, इनके भी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितने हो जाएंगे, 100 पूछा गया है एफओ में, ठीक है ना। क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है पता है आपको, चलिए वेरी गुड। नहीं पता मुझे कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे भी बात करते हैं। तो मोनोक्रॉपिंग समझ में आ गया। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ भाई, देखो मोनोकल्चर क्रॉपिंग का मतलब क्या हुआ कि आपने एक साल में किसी क्रॉप को रिपीटेड वे में कल्टीवेट किया, ठीक है। बट मोनोक्रॉपिंग में क्या होता है कि एक साल में आपने केवल एक बार ही उस क्रॉप को कल्टीवेट किया है, तो उसको बोलते हैं मोनोक्रॉपिंग। तो आगे बात करते हैं सॉल क्रॉपिंग क्या होता है। अब देखिए ये बहुत बार डिफरेंस पूछा जाता है आपसे कि सॉल क्रॉपिंग और मोनोकल्चर क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस है। तो मोनोकल्चर में हम क्या कर रहे थे, एक साल में किसी क्रॉप को रिपीटेड वे में कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे वैरायटी को नहीं देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे जब आएंगे ना आप, तो यहाँ पे हम वैरायटी को देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोई IR8 हो गया ना, पेड़ी का वैरायटी है ना IR8, तो हम कोई एक वैरायटी है, उस वैरायटी को हम रिपीटेड वे में कर रहे हैं, मतलब एक साल में कोई वैरायटी, कोई पेड़ी की वैरायटी है, उसको हम रिपीटेड वे में कल्टीवेट कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे वैरायटी याद रखिएगा, यहाँ पे वैरायटी है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोई वैरायटी है पेड़ी की, उसको हम रिपीटेड वे में कल्टीवेट कर रहे हैं। बट वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे बस आप पेड़ी है, चाहे कुछ भी आप एग्जांपल लेके चलिए, उसको आप हर तीनों सीजन में लगा रहे हो, चाहे वो खरीफ हो, चाहे वो रबी हो, चाहे वो जायद हो, ठीक है। वो क्रॉप वहाँ पे तीनों सीजन के लिए सूटेबल है, तो आपने उसी क्रॉप को अपने
सोर्स ऑफ अर्निंग मान के चल रहे हो और उसी क्रॉप को आप तीनों सीजन में कल्टीवेट कर रहे हो। लेकिन अगर हम सोलो क्रॉपिंग की बात करें तो यहाँ पे हम कोई एक स्पेसिफिक कोई ऐसी वैरायटी होती है पेड़ी की या फिर कोई किसी क्रॉप को आप चूज कर रहे हो जो आपके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सूटेबल है और उसको आप कल्टीवेट कर रहे हो रिपीटेड वे में, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग सॉल क्रॉपिंग। होप से समझ में आ गया होगा आपको कि मोनोकल्चर क्रॉपिंग और सॉल क्रॉपिंग में क्या डिफरेंस होता है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कवर क्रॉप्स। ये कवर क्रॉप्स का क्या फंडा है, देखिए कवर नाम से आपको पता चल रहा है सर ये क्या करता है भाई, ये वो क्रॉप होते हैं जो आपके पूरे फील्ड को कवर कर देते हैं, पूरे ग्राउंड को कवर कर देते हैं। और ऐसा ये क्यों करते हैं और इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, तो देखिए इनको मोस्टली हम यूज़ करते हैं अपने सॉइल के सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आपकी जो सरफेस है वो काफ़ी लूज होगी तो भाई अगर विंड इरोजन हुआ, अगर विंड बहुत तेज चली तो आपके जो फर्टाइल पार्ट होंगे वो वहाँ से, समझ रहे हो ना, वहाँ से उड़ा चल जाएगा, दूसरी जगह पे चला जाएगा तो आपकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी। अगर वाटर इरोजन हुआ तो भी क्या करेगा, अगर वाटर इरोजन हुआ तो ऊपरी वाले लेयर को ये बहा के लिए चल जाएगा, है ना। तो मोस्टली हम लोग कवर क्रॉप को लगा देंगे तो क्या करेगा, ये पूरे फील्ड, मान चलिए फील्ड है, इस पूरे फील्ड को ये कवर कर लिया तो फिर विंड आए चाहे वाटर आए कुछ भी इसका कुछ नहीं कर सकता। तो मोस्टली हम लोग कवर क्रॉप को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो क्रॉप फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहे और इरोजन से कंट्रोल हो सके, ठीक है ना, समझ में आया। जैसे कि हम लोग लोबिया यूज़ करते हैं, उड़द यूज़ करते हैं, पैराग्रास यूज़ करते हैं फॉर द कवर क्रॉप्स, ठीक है। नो आगे बात करते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होता है। देखिए भाई कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होता है आपको बस ध्यान समझिएगा, ठीक है। बोलता है कि ये वो क्रॉप होते हैं जिसको आप एज अ इंटर क्रॉप लगा दिए। सपोज कि आपने यहाँ पे ज्वार लगाया, आपने यहाँ पे लोबिया लगाया, फिर आपने ज्वार लगाया, फिर आपने लोबिया लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं कि जब आप दोनों क्रॉप को साथ में लगाओगे ना, एज इंटर क्रॉप ही हम मांगे चलते हैं लगा रहे हो आप, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को ये बेनिफिट करते हैं, एक दूसरे को ये बेनिफिट मतलब दोनों को फायदा करते हैं एक दूसरे के लिए। आपने पढ़ा है ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ये क्या होता है कि भाई मतलब तू अगर हम कुछ फायदा हमको हो रहा है तो कुछ फायदा तुमको भी हो रहा है ना। तो अरे भाई आपके फ्रेंड्स, आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है या नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो दोस्ती छोड़ दो, ठीक है ना। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को कुछ हेल्प करते होंगे, बदले में आपके फ्रेंड्स आपको कुछ हेल्प करते होंगे, है ना। तो आप लोग क्या है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो इसी टाइप से कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप्स का मतलब क्या होता है कि ये वो क्रॉप होते हैं जो आप जिसको साथ में लगा दिए तो एक दूसरे को ये हार्म नहीं करते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके बड़े होते हैं। जैसे कि ज्वार और लोबिया बहुत ही बेटर एग्जांपल है ये। ज्वार जो होता है ना वो लोबिया से नाइट्रोजन रिसीव करता है। फ्रेंड्स देखो ध्यान सुनना, ज्वार जो होता है ना वो लोबिया से नाइट्रोजन रिसीव करता है, बदले में लोबिया जो है वो ज्वार से सपोर्ट मांगता है कि भाई तुम मुझे सपोर्ट कर दे बढ़ने में, बदले में मैं तुझे नाइट्रोजन दे दूंगा, ठीक है। ज्वार बोलता है ठीक है तू मेरे को नाइट्रोजन दे रहा है ना, तू मेरे को सपोर्ट, तो फिर हम तुमको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ज्वार नाइट्रोजन रिसीव किया लोबिया से और लोबिया जो है वो ज्वार से सपोर्ट मांग लिया, तो है ना दूसरे का बेनिफिट कर रहे हैं ना ग्रो करने में, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप। नो आगे बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होते हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री क्रॉप जैसे कि होता है ना कि सपोज कि आपके क्लास में आपके और भी फ्रेंड्स, आपके और भी बैचमेट होंगे, तो कुछ ऐसे बैचमेट होते हैं जिससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर ये तेरे पास आपके पास बैठ गया तो कोई हाय हेलो नहीं, ठीक है तू अपने जगह पे है, हम अपने जगह पे हैं, एक दूसरे से कोई भी मतलब नहीं है। तो ये वही क्रॉप होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री में एक दूसरे को फायदा कर रहे थे, लेकिन सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि भाई अगर आप साथ में लगा दिए तो ना ही ये इसको कोई हार्म करेगा, ना ही कोई उसको बेनिफिट करेगा, ना ही कुकुरबिट्स जो है वो मेज को कोई हार्म करेगा और ना ही कोई उसको बेनिफिट पहुंचाएगा। दैट मीन्स कि आपने इसको साथ में लगा दिया तो ना ही उसको फायदा करेगा ना ही उसको नुकसान करेगा, ठीक है, दोनों अपने अपने जगह पे हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री क्रॉप। एक होता है आपका नर्स क्रॉप, ठीक है। नर्स क्रॉप क्या होता है फ्रेंड्स, ध्यान सुनिएगा। नर्स का काम क्या होता है कि अगर आप पेशेंट बन के गए हो किसी हॉस्पिटल में तो आप देखे होंगे कि नर्स आपकी देखभाल करती है, आपको क्या खिलाना है, आपको प्रॉपर दवा देना है, कौन सा दवा देना है। तो नर्स क्रॉप भी वही होते हैं, ये वो क्रॉप होते हैं जो कि अपने जिसको साथ आपने लगाया हुआ है तो वो क्रॉप को ये नोरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो क्रॉप को हेल्प करेंगे बढ़ने में, उनके यील्ड को बढ़ा देंगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग नर्स क्रॉप, ठीक है, समझ में आया। तो आपको मैंने 3 चीज बताया, नर्स क्रॉप क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्रॉप क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होता है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या होते हैं। देखिए 2 क्रॉप होते हैं, एक होता है एग्जॉस्टिव क्रॉप, एक होता है रिस्टोरिंग क्रॉप। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप का मतलब क्या होता है, नाम से पता चला कि एग्जॉस्ट क्या करता है भाई, आपके घर में एग्जॉस्ट लगा ही नहीं लगा है, तो
ऐसे ही पढ़ा जाता है भाई, कि आप जब भी पढ़ते हो ना तो चीज़ों को रिलेट किया करो, आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जॉस्ट आपने सुना होगा, एग्जॉस्ट काम क्या करता है कि भाई अंदर की हवा को बाहर की तरफ कर देता है, फिर फ्रेश हवा, हर देखिए आपके किचन में लगा होगा एग्जॉस्ट, तो अंदर जो धुआं बन रही है उसको बाहर फेंक देता है, करता है नहीं करता है ना। तो एग्जॉस्ट क्या करता है, आप जैसे सपोज सीरियल्स जैसे कि पैडी, आप एग्जाम्पल एक चलते हैं पैडी, आपने देखा होगा कि जब हम पैडी को कल्टीवेट करते हैं तो पैडी ये वो क्रॉप होता है जो कि पूरे न्यूट्रिएंट को खींच लेता है आपके सॉइल से। ठीक है, जैसे कि या सॉइल यहाँ पे आपने पैडी का कल्टीवेशन कर दिया है तो क्या करेगा, इसमें इस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होंगे वो उसको ज़्यादा न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, सॉइल से बहुत सारा न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, मतलब कि आपके सॉइल से न्यूट्रिएंट ही लगभग ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो अगर कई बार क्या होता है कि कोई फार्मर क्या करता है, पेडी कल्टीवेट किया, अब उनको पता तो है नहीं, किसान तो पढ़ा लिखा होता नहीं है कि उसको पता है कि पेडी लगा दिए तो ये सारे न्यूट्रिएंट को खींच लेगा। ठीक है, उसके बाद फिर वो दूसरा क्रॉप को लगा देगा, बोलेगा भाई पता नहीं क्या हुआ, इस बार शायद किस्मत ही सही नहीं है, हमारा फसल ही ग्रो नहीं कर पाया। बट उसको लॉजिक तो नहीं पता है कि क्यों फसल ग्रो नहीं कर पाया। अरे भाई क्योंकि आपने इसके पहले पेडी कल्टीवेट किया था, पेडी क्या किया, पूरे न्यूट्रिएंट को खींच लिया, अब आपके फील्ड में न्यूट्रिएंट ही नहीं बचा है, और फिर आपने बिना उसमें फर्टिलाइजर डाले ना, उसमें बिना वर्मी कंपोस्ट डाले आप क्या कर रहे हो, जाके उसमें दूसरा फसल को लगा रहे हो, तो कहाँ से कल्टीवेट होगा, अच्छा ग्रोथ तो नहीं आएंगे ना। तो इसलिए याद रखिएगा, एग्जॉस्टिव क्रॉप का मतलब ये क्रॉप होते हैं जिसको आप लगाने के बाद ये क्या करते हैं, पूरे फील्ड से, पूरे सॉइल से न्यूट्रिएंट को खींच लेते हैं, एग्जॉस्ट कर देते हैं न्यूट्रिएंट का। ठीक है, जैसे कि सीरियल्स क्रॉप हो गया, वो करते हैं। इसी में आता है हमारा रिस्टोरिंग, है ना, रिस्टोरिंग क्रॉप। ये क्या करता है, देखो रिस्टोर मतलब कि भाई न्यूट्रिएंट तो खत्म हो चुका है, अब हम कुछ ऐसे क्रॉप्स को लगाएंगे जो न्यूट्रिएंट को अगेन उसमें रिस्टोर कर दे, न्यूट्रिएंट को अगेन उसमें भर दे। ठीक है, तो आगे के जो लेग्यूमिनस क्रॉप होते हैं ना, ऐसा माना जाता है कि पैडी का हार्वेस्टिंग के बाद हम कुछ लेग्यूमिनस क्रॉप को लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, न्यूट्रिएंट को रिस्टोर कर सके। ठीक है, तो ये होता है रिस्टोरिंग क्रॉप। तो एग्जॉस्टिव क्रॉप क्या करता है, न्यूट्रिएंट को एग्जॉस्ट करता है, कंप्लीट न्यूट्रिएंट को खींच लेता है सॉइल से, और रिस्टोरिंग क्रॉप क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को उसमें वापस रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है, नो आगे बात करते हैं फॉलिंग क्रॉप। तो फॉलिंग क्रॉप्स क्या होते हैं, ये वो क्रॉप होते हैं जिनका मतलब जब इनको हम लगा रहे होते हैं ना, तो उस टाइम हम लोग कुछ ऐसे कल्चर प्रैक्टिसेस कर देते हैं जो कि वीड के इन्फेस्टेशन को ये बढ़ा देते हैं। मतलब कि ये वो क्रॉप होते हैं जिनके अगर हम जिनको कल्टीवेट करने जाते हैं और अच्छे तरीके से अगर हम इसके फील्ड को मैनेजमेंट नहीं किए, या फिर कुछ इस तरह का कल्चर प्रैक्टिसेस कर दिए कि ये वीड के इन्फेस्टेशन को, वीड के इन्फेक्शन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको मैं एग्जांपल लेकर चलता हूँ। सपोज कि अपलैंड राइस में क्या करते हैं, जैसे आपने राइस को, पेड़ी का आपने दाना ये सीड लिया और आपने अपने फील्ड को ना ही पडलिंग किया है ना ही कुछ किया है, और वैसे ही ब्रॉडकास्टिंग आपने कर दिया, आपने प्लॉइंग किया और उसमें ब्रॉडकास्टिंग कर दिया। अब आप ना ही उस पर पडलिंग किए हो ना ही कुछ किए हो, केवल आपने उसमें आपने उसमें प्लॉइंग किया और उसमें जाके आपने सीड को स्प्रे कर दिया, ब्रॉडकास्ट कर दिया। तो भाई उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने सही से कुछ ना पडलिंग किया ना कुछ किया, तो आप जब क्रॉप को कल्टीवेट करोगे तो भाई आपके पेड़ी तो कल्टीवेट होंगे, ग्रो करेंगे, साथ में बहुत सारे वीड भी इसमें ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, इसलिए फार्मर इतने हार्ड वर्क करता है। सबसे पहले पडलिंग, उसको अच्छा तरह से फील्ड को प्लॉइंग करेगा, लेवलिंग करेगा, पडलिंग करेगा, उसके बाद जाके ये फिर ब्रॉडकास्ट करता है नर्सरी प्रिपेयर करने के बाद। पर आप जाके जैसे ही ब्रॉडकास्ट कर दिए तो ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं करेगा, करेगा, बट साथ में बहुत सारा अमाउंट में वीड्स ग्रो कर जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आपने किया ना गलत कल्चर प्रैक्टिसेस, जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ा कि उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में वीड्स आ गए। ठीक है, नो आगे बात करते हैं हम लोग, बहुत ही थोड़ा ध्यान समझिएगा इस चीज़ों को, सीक्वेंस क्रॉप, जिसको हम लोग एक और नाम से पूछा जाता है कि व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ सीक्वेंस क्रॉप। तो याद रखिएगा, इसको हम लोग नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग बोलते हैं। अब इसको क्यों बोलते हैं हम लोग नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, देखिए मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल से लेके। ठीक है, सपोज ये आपका फील्ड है, अब देखिए क्या बता रहा हूँ आपको बस समझाने के लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्रॉप है, ये आपका सेकंड क्रॉप है, ये आपका थर्ड क्रॉप है। आपने एक क्रॉप को सोइंग किया, यहाँ पे आपने सोइंग करा, ठीक है, फिर इसको आपने यहाँ पे हार्वेस्टिंग कर दिया। एक क्रॉप आप यहाँ पे सोइंग किए थे, ये बड़ा हुआ, मैच्योर हुआ, फिर ये आपका यहाँ पे आपने उसको हार्वेस्ट कर दिया।
हार्वेस्ट करने के बाद आप क्या किए, यहाँ पे जस्ट हार्वेस्ट करने के 1 से 2 दिन के बाद आपने दूसरे क्रॉप को यहाँ पे कल्टीवेट किया और फिर ये ग्रो हुआ, फिर यहाँ पे इसको आप हार्वेस्ट कर लिए। हार्वेस्ट करने के बाद फिर आप 1 से 2 दिन के बाद किसी थर्ड क्रॉप को आपने सोइंग कर दिया, फिर यहाँ पे जाके इसको हार्वेस्ट कर दिए। तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे, सीक्वेंस में चल रहे हैं कि एक क्रॉप को हमने सोइंग किया था, उसको हमने हार्वेस्टिंग किया, फिर उसमें दूसरे क्रॉप को सोइंग किया, फिर उसका हार्वेस्टिंग किया, फिर तीसरे क्रॉप को सोइंग किया, फिर उसको हार्वेस्टिंग किए। तो यहाँ पे एक दूसरे को ये ओवरलैप नहीं कर रहे, ये सीक्वेंस में चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीक्वेंस क्रॉपिंग या फिर नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं रिले क्रॉपिंग या फिर इसको बोलते हैं हम लोग ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ऐसा क्यों बोलते हैं फ्रेंड्स इसको, यहाँ पे इसको बोल रहे थे नॉन ओवरलैपिंग क्रॉपिंग, बट इसको बोल रहे हैं ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा आप। देखिए मैं आपको एग्जांपल एक चलता हूँ, चलिए ठीक है, इससे मैं दिखाता हूँ ड्रॉ करके, ठीक है ना। नाउ देखिए समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आपने किसी क्रॉप की यहाँ पे सोइंग करी, ठीक है। सोइंग करने के बाद ये फर्दर ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ये हार्वेस्टिंग करने के लायक हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, रिले क्रॉपिंग या फिर ओवरलैपिंग क्रॉपिंग में क्या करते हैं हम लोग कि कोई क्रॉप का आपने सोइंग किया था, सोइंग करने के बाद ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद ये हार्वेस्टिंग करने के लायक हो गया। तो हार्वेस्टिंग करने से जस्ट 12 से 13 दिन पहले या फिर हार्वेस्टिंग करने से जस्ट पहले हम किसी दूसरे क्रॉप को यहाँ पे सोइंग कर देते हैं। ठीक है, आपने क्या किया, पहला क्रॉप को आपने लगाने के बाद ये जब बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद जब ये मैच्योर हो गया, हार्वेस्टिंग करने के लायक हो गया, तो हार्वेस्टिंग आपने किया नहीं है, हार्वेस्टिंग करने के लायक हो गया है, तो उसके जस्ट कुछ दिन पहले आपने क्या किया, इस फील्ड के अंदर एक दूसरे क्रॉप को आपने सोइंग कर दी। ठीक है, फिर सोइंग करने के बाद ये क्या होगा, जब ये बड़ा हो रहा होगा उस टाइम आप क्या करेंगे, इस क्रॉप को जो कि आपका मैच्योर हो गया था उसको आपका हार्वेस्ट कर दिया, इसको आप हार्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर ये क्रॉप आपका बड़ा होगा, फिर बड़ा होकर ये आपका हार्वेस्टिंग फेज में आएगा, तो इसको हार्वेस्टिंग करने से पहले फिर आप किसी तीसरे क्रॉप को यहाँ पे लगा दोगे, फिर ये बड़ा होगा तो तब तक आप इसको हार्वेस्टिंग कर देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। यहाँ पे देखिए ये ओवरलैप कर रहा है ना, दैट कॉल्ड ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्रॉप को सोइंग करते हैं, इसको हार्वेस्टिंग करने से जस्ट पहले हम दूसरे क्रॉप की सोइंग कर लेते हैं, फिर इसको हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर, एक मिनट में कलर चेंज कर ले रहा हूँ ना, एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर शेर सिंह। ठीक है, डॉक्टर शेर सिंह, ये लायन की बात नहीं कर रहा है, किसी साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर शेर सिंह। इन्होंने रिकमेंडेड किया था नॉर्थ वेस्ट पार्ट, जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना, नॉर्थ वेस्ट पार्ट के लिए कि आप किस तरह से सीक्वेंस क्रॉप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आप मूंग लगाइए, मूंग लगाने के बाद जैसे ये हार्वेस्टिंग फेज में पहुंचता है, जस्ट उससे पहले आप मेज़ को लगा दीजिए। मेज़ जब हार्वेस्टिंग तक पहुंचता है तो उसके जस्ट हार्वेस्ट करने से पहले आप पोटैटो को लगा दीजिए, पोटैटो को हार्वेस्ट करने से पहले आप व्हीट को लगा दीजिए। तो ये सीक्वेंस जो था वो डॉक्टर शेर सिंह के नाम के साइंटिस्ट थे वो दिए थे। अब जो रेडून क्रॉप होता है ना फ्रेंड्स, तो रेडून क्रॉप को भी हम लोग इसी में काउंट करते हैं। रेडून क्रॉप भी हमारा एक ओवरलैपिंग क्रॉपिंग का टाइप्स है। ठीक है, समझ में आता है ना। रेटूनिंग किस में देखने को मिलता है, आपको पता है नहीं कि नहीं पता है, रेटूनिंग किस में देखने को मिलता है भाई, वेरी गुड, शुगर केन में, शुगर केन में आपको रेटूनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मल्टी एस्ट्रॉइड या फिर मल्टी टायर्ड मल्टी लेवल क्रॉपिंग, ये क्या होता है, देखिए नाम से पता चला मल्टी लेवल, भाई मतलब लेवल एक जैसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए आपको पता है कि हमारे सॉइल में अलग अलग होराइजन होते हैं, ओ ए बी सी आर, ठीक है, और फिर ओ ए ई बी सी आर, ये हमारे होराइजन होते हैं। ठीक है, बट हमारा सॉइल साइंस का पार्ट नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको। तो सॉइल का डेप्थ, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इस टाइप के क्रॉप को चूज़ करते हैं। देखिए जैसे सपोज ये आपका फील्ड है, ठीक है, ये आपका फील्ड है ना। अब इस फील्ड में यहाँ तक से यहाँ तक भी न्यूट्रेंट होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी न्यूट्रेंट होंगे, यहाँ से यहाँ तक भी न्यूट्रेंट होंगे। हम मान के चलते 1 2 3, ठीक है, थर्ड पार्ट तक आपके न्यूट्रिएंट्स होंगे। लेकिन आपने कुछ ऐसे क्रॉप को लगा दिया जिसका जो रूट है वो केवल 1 तक ही आता है। चलो ठीक है, इसका रूट हमारा 1 तक ही आया, यहाँ तक हमारा इसका रूट आया। तो अब ये क्योंकि ये क्या करेगा, ये इस लेवल तक के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकता है, वन जितने 1 तक है ना, यहाँ तक
इसका रूट क्योंकि यहाँ तक ही पहुँच पाया, तो यहाँ तक के न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन 2 और 3 वाला न्यूट्रिएंट तो काफ़ी बच गया, इसको ये यूज़ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि इसका रूट उतना डेप्थ तक नहीं जा पाया, तो ये 1 लेवल तक के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी में कुछ दूसरे क्रॉप को लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपने दूसरे क्रॉप को कल्टीवेट कर दिया, ठीक है, जिसका रूट जो था वो 2 लेवल तक आया, है ना, जिसका रूट कहाँ तक आ गया, 2 लेवल तक आ गया, यहाँ तक आया। तो भाई जो आपने पहला क्रॉप को लगाया था वो 1 लेवल तक के न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लिया, मतलब हम जो लगाएंगे वो सेलो रूटेड क्रॉप को लगाएंगे जिनका रूट ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाता हो। ठीक है, तो ये 1 लेवल के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आपने दूसरे क्रॉप को लगाया जो कि सेकेंड लेवल तक गया, और जो कि यहाँ न्यूट्रिएंट बच गया था, जो कि इसको छोड़ इन्होंने एब्जॉर्ब तो नहीं कर पाया, तो इसको ये एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर आप कुछ डीप रूटेड क्रॉप को लगा देंगे जिनका रूट जो है वो 3rd लेवल तक चला जाएगा। तो न्यूट्रिएंट आपके फील्ड के कंप्लीटली यूज हुए या नहीं हुए। एक क्रॉप आपने लगाया था पहला टाइम, उसने 1 लेवल के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर आपने सेकेंड क्रॉप को लगाया जो कि सेकेंड लेवल तक के न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लिया। फिर आपने तीसरा क्रॉप को लगाया जिन्होंने 3rd क्रॉप के न्यूट्रिएंट तक 3rd लेवल तक के न्यूट्रिएंट को उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया। तो दैट आपके फिर जो फील्ड थे उनके कंप्लीट न्यूट्रिएंट को यूज़ कर लिया गया, कंप्लीट ये यूज़ कर लिए। ठीक है, तो ये इनके रूट डेप्थ की बात करें तो रूट, क्योंकि इनका देखिए अब इनका लेवल अलग अलग है कि नहीं, ये छोटे क्रॉप हैं, ये थोड़ा सा बड़े क्रॉप है, ये और बड़े क्रॉप है, तो इनका हाइट भी बड़े बड़े होंगे, काफ़ी बड़े होंगे। ये छोटा क्रॉप होगा, इनका हाइट बड़ा होगा, इनका हाइट और बड़ा होगा। रूट डेप्थ की बात करें तो इनका रूट डेप्थ छोटा होता है, कम होता है, इनका ज़्यादा होता है, इनका और भी ज़्यादा होता है। अगर हम बात करें इनके लाइफ स्पॉन की तो इनका लाइफ स्पॉन कम दिनों का होगा, इनका थोड़ा ज़्यादा दिनों का होगा, इनका और भी ज़्यादा दिनों का होगा। ठीक है, तो इनको बोलते हैं मल्टी स्टॉइड, मल्टी टायर्ड, मल्टी लेवल क्रॉपिंग। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया आपको? चलिए, वेरी गुड, आ गया होगा, है ना। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको आज का जो सेशन था समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जब भी एग्रोनॉमी पढ़ने जाओगे या फिर जब भी आप किसी और सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने जाओगे तो ये डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। एरेबल क्रॉपिंग क्या होता है, मल्टी लेवल क्रॉपिंग क्या होता है, सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या होता है, तो बहुत जगह आपको ये देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पे अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप फंस जाएंगे। कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको डेफिनेशन दे देगा और 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा किस क्रॉप के बारे में हम बता रहे हैं, बताइए अब क्या है। तो ठीक है, कई बार आप देखेंगे एफओ की डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपको समझा दिया। तो इसके बाद भी आपको किसी क्रॉप्स के बारे में समझना है जो कि शायद मेरे छूट गया हो तो आप मुझे ऑफकोर्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, या हो सकता है तो उस पर एक वीडियो भी बना दूंगा। आपका टास्क है कि आप मुझे क्रॉपिंग इंटेंसिटी के बारे में बताएंगे। बहुत ही इजी फार्मूला है, इस फार्मूला से आपको पता चल जाएगा कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी किसी क्रॉप का कितना होता है। या फिर जैसे कि हम बात करें कि इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, तो आपके पास 2 क्वेश्चन है। आप मुझे क्रॉपिंग इंटेंसिटी, जब आप नेक्स्ट लेक्चर में आओगे तो क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या होता है और इंडिया का क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है आप मुझे बताएंगे। या फिर हो सकता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। कमेंट बॉक्स में हमेशा कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी उनको करता हूँ। ठीक है ना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, होप सो आपको काफ़ी मज़ा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।